देखेंगे बेटा कि जो अभी हमने SN1 और SN2 को समझा कि क्या SN1 होता है, क्या SN2 आता है। कई बार तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। काफी बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसा एज इट इज लिखा हुआ है तुम अपनी लैंग्वेज बनाओ, कुछ करो, मेन जो अभी समझाया है वो सब लिखना है। पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पर भी आता है। वो तुम्हें एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी कार्बोकैटायन एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन प्रोवाइड कर देगा। या देखो ऐसे लिखा आया इस तरीके से कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड कर लो, और क्योंकि ब्रोमाइड से ज्यादा आ रही है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, वो तुमसे कहे कि आइसो या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी और आइसो में एक ही बात रहेगी, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक वो दे दे तुम्हें बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एक और भी दे दे, मान लो इसमें मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब वो ये तुमसे कहे कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 एंड टुवार्ड्स SN2, ठीक है ना। दोनों मैंने करे हुए हैं नोट्स में। तो अब इसमें तुम्हें देखो सिंपल सा एक फंडा ध्यान में रखना है, जितना R ग्रुप हमारा बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा बेसिकली क्या होता है कि वो उसको फॉलो करेगा हमारा। और यहाँ तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को ही ले सकते हैं। ये बताओ ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शरी होगा? बताओ, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? प्राइमरी, ठीक है। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? ठीक है, इसको तो नाम में ही आ रहा है, इसलिए मैंने वो कॉमन नेम्स को कहा था बेटा कि उनको ध्यान रखो, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसा है? मिथाइल ब्रोमाइड कैसा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी कैसे कोई कह रहा था? मिथाइल ब्रोमाइड तो बेटा सिंपल सबसे ही छोटा हेलो एल्केन होगा, है ना, अगर ब्रोमीन को ब्रोमाइड वाले को देखें। ये तो प्राइमरी में भी सबसे लीस्ट एकदम छोटा है, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात तुम्हें देखनी है कि प्राइमरी वाले हमेशा फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म। ध्यान रखना, प्राइमरी ऑलवेज फॉलोज SN2 क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। प्राइमरी तो SN2 को फॉलो करते हैं हमेशा, टर्शरी हमेशा SN1 को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी डिपेंड करता है कि कभी कर भी देते हैं, मतलब कभी SN1 कर देते हैं, कभी SN2, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ इट्स R ग्रुप्स। समझ में आ रही बेटा? अब ऑर्डर हमें बनाना है, अगर हमें SN1 के लिए बनाना है तो हमें क्लियर है कि टर्शरी वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। टर्शरी वाला तो SN1 को फॉलो करेगा ही करेगा। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? सेकेंडरी की। उससे कम किसकी होगी? प्राइमरी की। दोनों प्राइमरी की। अब इन दोनों प्राइमरी में से बताओगे इसकी ज्यादा होगी SN1 के लिए कि इसकी ज्यादा होगी? क्योंकि इसमें R ग्रुप बड़ा है, तो बड़ा होगा तो वो थोड़ा SN1 की तरफ इससे तो पहले जाएगा। हमें एक ऑर्डर बनाना है, वैसे ही फॉलो नहीं करेंगे कभी भी SN1 को, बट अगर हमें एक ऑर्डर मेक करना है तो हम उसमें बड़े से छोटे पर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें हम पहले एन ब्यूटाइल वाले को लिखेंगे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और बेशक तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें देखो ये बड़ा अच्छा उल्टा इंप्रेशन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर तो अगर दे रखी है नाम और तुम ऑर्डर बनाओ स्ट्रक्चर से तो और अच्छा रहेगा कि भाई बच्चे को देखो स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से पता है, ठीक है। तो CH3 CH2 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 Br, तो ये हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और उससे भी कम रिएक्टिविटी होगी हमारी मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर बेटा? और अगर मैं SN2 की बात करूं तो ऑर्डर जस्ट गेट ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो और मतलब इस तरीके से तुम्हें करना है। अगर मान लो 3 नंबर में आता है तो ये लिख दो, पहले लिख कर कि क्या SN1 है क्या SN2 है, फिर लिख दो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। वो भी आई थिंक शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक्स के बाद है, तुम एक जगह लिख सकते हो। तो सिंपल बात लिखनी है बस उसमें कि SN1 में बताओ, जल्दी से याद करके बता सकते हो, SN1 में वाल्डन इन्वर्जन हुई थी कि रेसमिक मिक्सचर बना था? रेसमिक मिक्सचर। SN1 में रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। 1 मतलब
जिसमें एक ही स्टेप फॉलो हो रहा है। एक ही स्टेप फॉलो कब होगा? जब वो बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो दोनों बनेंगे। तो SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है और SN2 में वाल्डन इन्वर्जन बनती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने SN1 और SN2 को पूरा जाना। अब हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे बेटा कि कुछ मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ना जनरल छोटे छोटे टॉपिक्स डाल दिए। वैसे इनमें से कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आए, बट वी शुड नो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि जो वाल्डन इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर टर्म आई वो तुम्हें तभी तो क्लियर होंगे जब तुम थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानोगे। ठीक है, सब कुछ वही है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट हम उसको ऑर्गेनिक पर अप्लाई करें तो जल्दी से देखेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बेटा, वहां समझाया था, ध्यान करो कि एक जैसे कि भाई अगर हमारा जो किसी भी सोर्स से अगर लाइट निकल रही है तो उसके वो क्या है, हर डायरेक्शन में एक तरीके से अपनी रेडिएशंस को देगी। ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे निकोल प्रिज्म में से पास कर दूं तो लाइट हमारी एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, एक प्लेन में, बस अब इतने ऐसे पोर्शन में ऐसे या ऐसे या ऐसे कोई एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसी को ही हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड आइदर इन गैसियस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, कि हमने कोई कंपाउंड रखा है यहाँ पर, चाहे गैसियस फॉर्म में था, चाहे लिक्विड थी, चाहे सॉल्यूशन था, उसमें से हमने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा। अब इससे गुजरने के बाद अगर ये लाइट इस तरफ मूव कर जाए, उसका प्लेन घूम जाए या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी काम अगर इस कंपाउंड ने कर दिया, उसको घुमा दिया आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम इसको कहते हैं। ठीक है, और इसी फिनोमिनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अ फिनोमिनन टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, either in any side, ठीक है ना, either towards left hand side or towards right hand side, तो such phenomenon is called optical activity। इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दो ऐसे कंपाउंड हो हमारे पास, जैसे ध्यान से देखो तो बेटा ये हमारे पास दो हाथ हैं, ये हाथ शीशे में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, ये शीशा है, ऐसे करो तो अंगूठा तुम्हें आगे की तरफ दिखेगा। अब इसकी जो मिरर इमेज हमें दिखती है शीशे में, एक्चुअल में भी रियल में भी वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास इस हाथ के फॉर्म में, और इसकी ये शीशे में ऐसा दिखेगा, इसकी भी मिरर इमेज रियल फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे कोई दो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बिहेव करते हो, ठीक है ना बेटा, आ रही है बात समझ में, और उसमें कोई भी देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की तीन कंडीशंस होती हैं जो कोऑर्डिनेशन में भी बताई थी। एक तो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, मतलब ये जो शीशे में देखे जब उसको इसके ऊपर रखे तो वो उसके ऊपर फिट नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, तो मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक तो ये कंडीशन होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ऐसा कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बिहेव करेगा, एक तो जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, एक जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, कहीं से भी काट लो तुम्हें दो इक्वल हाफ इसके नहीं मिलेंगे, कितने उंगली काट काट के घेर दो तुम, पर फिर भी पर बॉडी है जैसे काटो बीच में से एकदम दो पार्ट्स मिलेंगे हमें, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी क्या है, एक सिमेट्रिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती उल्टा। तो कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल चीज होती है जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकती है और जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, ऐसा ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बिहेव करता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर बेटा? अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि दो ऐसे कंपाउंड जो दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होते हैं, दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, पर एक लेफ्ट में रोटेट करता है तो एक राइट में रोटेट करता है। जो लेफ्ट में करता है उसको लीवो आइसोमर कहते हैं, जो राइट में करता है उसको डेक्स्ट्रो आइसोमर कहते हैं। डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस या माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं, सिर्फ उनमें डिफरेंस है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट वो अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ओनली द डिफरेंस इज दैट दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट साइड्स,
ठीक है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। अब अगर हम ऑर्गेनिक पर अप्लाई करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में बेसिकली हम ऐसा कहाँ पाते हैं, कहीं भी तुम्हें कार्बन की अगर चारों बॉन्ड्स चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती नजर आए, आइदर ग्रुप और एटम, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है एक वर्ड, ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं। मैं बहुत हजारों बार पूछूंगी कि बताओ कायरल कार्बन एटम क्या है, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि कायरल कार्बन एटम कैसा होता है। जैसे भाई एक हाइड्रोजन है तो एक OH आ गया, एक मान लो Cl है, एक मान लो COOH आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रही बेटा बात। तो चार अलग अलग हमारे मतलब चार कार्बन के चारों बॉन्ड चार अलग अलग एटम या ग्रुप से बनेंगे। तो इसमें तुम झटके जोड़ लगा लो, कभी भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट ही नहीं सकते, ठीक है। तो कभी भी जो हमारा कार्बन की अगर चारों बॉन्ड चार डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, तो सच कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कायरलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, कायरलिटी। कायरलिटी बेसिकली हम टर्म ऑर्गेनिक में ही यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ कार्बन को पकड़ लेते हैं। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल कार्बन एटम भी कहते हैं, साथ साथ एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कह देते हैं हम इसको। समझ में आ रही बेटा बात। तो इट इज फिनोमिनन ऑफ आइदर एसिमेट्री और कायरलिटी। कायरलिटी कहो या एसिमेट्री कहो एक ही बात है, ठीक है। तो जो बेसिक कॉज है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वो कायरलिटी है। तो अगर कार्बन की अगर बॉन्ड चार डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं तो सच मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल, और अगर चारों से नहीं होती तो उसको ए कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। भाई पेपर में तो ए कायरलिटी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर कार्बन की चारों बॉन्ड चार डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दैट इज ए कायरलिटी, और अगर ए कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, और अगर कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है बेटा। इसी से ही हम रिलेटेड हमारी एक और टर्म आती है दैट इज एनेंटियोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एनेंटियोमेरिज्म वैसे एक ही बात होती है जनरली, बट एनेंटियोमेरिज्म हम स्पेसिफिकली जब कहते हैं कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है, तो ऐसे दो कंपाउंड को हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। और क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी बिहेव करते हैं तो इसलिए हम उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं बेसिकली। पर एनेंटियोमेरिज्म अगर कोई पूछे तो हम पर्टिकुलर टर्म लेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जिन कंपाउंड की, जो कंपाउंड एक दूसरे की बिहेव करते हैं, दोज आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, जैसे डेक्स्ट्रो और लिवो आर एनेंटियोमर्स बेसिकली, ठीक है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो कुछ छोटी छोटी टर्म है जो पीछे भी मैंने अभी भी बताई थी, कि जैसे रेस्मिक मिक्सचर क्या होता है, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर इज कॉल्ड रेस्मिक मिक्सचर एंड इट इज होल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तुम ये सोचो कि भाई 100 मॉलिक्यूल है, 50 ने तो ऐसे घुमाया, 50 ने फिर ऐसे घुमा दिया, तो वो तो ऐसी की ऐसी ही मिलेगी हमें। भाई 50 इधर घुमा गए, पर 50 जब अपने लेफ्ट में घुमाएंगे तो ऐसी वापस उसको सीधा कर देगा। तो रेस्मिक मिक्सचर होल हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे उसको हम एक्सटर्नल कंपनसेशन भी कहते हैं, कि अंदर मॉलिक्यूल में गड़बड़ नहीं थी पर एक्सटर्नली एक ऐसा फैक्टर क्रिएट हो गया कि उसने वो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो पूरा मिक्सचर बिहेव करने लग गया, तो उसको हम रेस्मिक मिक्सचर कहते हैं। और इस तरीके की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है, वैसे जस्ट मुझे याद आ गया, हमने कभी पता नहीं BSc MSc में पढ़ा होगा, तो तुम बेशक चाहो तो लिख सकते हो अपनी नॉलेज के, अदरवाइज नो नीड। रेस्माइजेशन क्या होता है बेटा, जैसे कि अभी हमने SN1 में देखा था कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से एक रेस्मिक मिक्सचर को बना देना। हमने D से स्टार्ट करा था तब भी हमें रेस्मिक मिक्सचर मिला था, L से स्टार्ट करा था, स्टिल वी गेट रेस्मिक मिक्सचर। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रेस्मिक मिक्सचर को बनाने के प्रोसेस को, रिएक्शन को हम रेस्माइजेशन कहते हैं, ठीक है। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन वो होता है जैसे अगर D है तो प्रोडक्ट भी D ही मिला, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वो ही रिटेन रहे, वो एज इट इज मेंटेन्ड रहे, तो उसको हम रिटेंशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे में देखो तुम एक एग्जांपल इसको देखोगे तो जहाँ वो कार्बन हमारा बिहेव कर रहा है, देखो CH2OH है जाकर, तो वो एक उसका ग्रुप था, मेन कार्बन नहीं था, तो जहाँ OH गया वहीं हमारा Cl आ गया एज इट इज, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन, कि भाई जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन रही, वो चेंज ही नहीं हुई। और इन्वर्जन क्या होती है, अभी पीछे तुम्हें बताया था
इन्वर्जन मीन्स कि बिल्कुल अपोजिट ही हो गया हमारा, वहाँ डेक्स्ट्रो था तो लीवो मिल गया, वहाँ लीवो था तो वहाँ डेक्स्ट्रो, जैसे छतरी को पलट दो, बिल्कुल ऐसा हमें कन्फिग्रेशन मिल गया। और लास्ट में मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मेंशन कर दिया बेटा SN1 और SN2 की, क्योंकि जब हम थोड़ा स्टीरियोआइसोमेरिज्म को जानेंगे उसके बाद ही, इसलिए फिर मैंने लिखा। इन केस कभी आ जाए तुम्हारा पेपर में SN1 SN2 के ऊपर, तो तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी ये बीच वाले डेफिनेशंस को अवॉइड करके वहीं उसके साथ लिख सकते हो। क्लियर बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म।